नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। देश का मूड मीटर की पहली स्टोरी में आज बताएंगे कि कौन से 3 मैदान हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को पटकनी दे दी और दिखाएंगे कि महाकुंभ पर समाजवादियों ने सियासी सवाल उठाकर कैसे एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया। देश का मूड मीटर में आज आपके लिए लेकर आए हैं महाकुंभ की महागाथा का एक और अनसुना अध्याय और आज आपको बताएंगे कि नागा साधु बनने की डगर कितनी मुश्किल होती है और कैसे साधना और तपस्या के बाद तैयार होते हैं नागा साधु। देश का मूड मीटर की तीसरी स्टोरी में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका का हाल और बताएंगे कि क्यों अग्नितांडव के सामने सुपर पावर बेहाल दिख रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं राजनीति के अखाड़े की सबसे दिलचस्प खबर के साथ। गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं, एकदम आक्रामक हैं और ताबड़तोड़ हैं। लगे हाथ हिसाब किताब कर रहे हैं और इसकी एक दो नहीं बल्कि 3-3 मिसालें सामने आ रही। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद योगी के विरोधी अखिलेश यादव का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था और कामयाबी की इसी लय में अखिलेश यादव योगी से लड़ने भिड़ने लगे। लेकिन योगी बनाम अखिलेश की इस जंग के शुरुआती 3 राउंड का जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसमें दिख रहा है कि सियासत की पिच पर बाबा ने अखिलेश यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया है। और वो मैदान कौन कौन से हैं पहले जरा एक बार वो देख लीजिए, फिर उसके बाद इन तीनों मैचों का पूरा हिसाब किताब भी आपको बताएंगे। तो महाकुंभ, वक्फ और संभल, ये वो 3 ग्राउंड है जहां अखिलेश यादव ने अपनी सियासत चमकाने की पूरी कोशिश की। आगे बढ़ बढ़कर योगी पर एक से बढ़कर एक आरोप लगाए, लेकिन योगी की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से सबूतों के साथ जो जवाब आया उसके बाद अखिलेश खेमे में खामोशी छा गई, सन्नाटा छाया हुआ है, जवाब देते नहीं बन रहा। तो सबसे पहले यह देखिए कि महाकुंभ के मामले में कैसे अखिलेश को मुंह की खानी पड़ी। महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो और इसके लिए मोदी सरकार के साथ मिलकर सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक रखी। सीएम योगी हर हफ्ते प्रयागराज में रहते हैं और आज भी है। तैयारियों का बारीकी से जायजा ले रहे हैं क्योंकि यहां महाकुंभ के 45 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। यानी हर दिन औसतन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे और इस तरीके से यह दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश को न इस इवेंट के स्केल से मतलब है और न ही इसके महत्व से। वो और उनका पूरा समाजवादी सिस्टम जबरिया कमी निकालने में जुटा हुआ है और एक तरीके से बदनाम करने के मिशन में लगा हुआ है। तो योगी महाकुंभ के लिए देश के गणमान्य लोगों को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे तो अखिलेश ने सवाल उठाया। अखिलेश यादव दावा कर चुके हैं कि महाकुंभ की तैयारी में यूपी का शासन प्रशासन सब विफल है। महाकुंभ की तस्वीरें शेयर करके लिख चुके हैं कि सत्ताधारी दल तो खाने कमाने में लगा हुआ और चुनाव में बिजी, और यह भी कह गए कि महाकुंभ में सरकार माफ करिएगा अपने पाप धोने में लगी हुई है और सरकार को भी अपने पाप धोने पड़ेंगे। परसों तो इशारों में यहां तक कह दिया कि महाकुंभ में जाने वाले साधु संत अपने साथी को भी यहां से ले जाए। और इससे पहले भी योगी को मठ भेजने की बात कर चुके हैं। महाकुंभ के बहाने राजनीतिक तीर चलाने वाले अखिलेश को इस बार योगी ने करारा जवाब दिया है। एक बार जरा योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए और उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे आपको। कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रयागराज का महाकुंभ एक भव्य दिव्य
और डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। तो महाकुंभ को लेकर अखिलेश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा झोल यह भी है कि अखिलेश बिना फैक्ट के बात कर रहे हैं। आरोपों की तो झड़ी लगा रखी है, लेकिन ज्यादातर आरोप बिना आधार के, जबकि दूसरी तरफ योगी आंकड़ों की बुनियाद पर अखिलेश के आरोपों की हवा निकाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आपको बताता हूं मैं कि इस बार महाकुंभ में 87 बीघा जमीन बढ़ गई है। महाकुंभ का जो पूरा मेला क्षेत्र है उसमें 87 बीघा जमीन और जोड़ दी गई, क्योंकि ड्रेजर मशीन से गंगा में बने टापू को खोदकर उसे खत्म कर दिया गया और अब वहां गंगा की अविरल धारा बह रही है और उसके बदले किनारों पर भराई करके जमीन बढ़ा दी गई। सिंचाई विभाग ने इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी की मदद ली। समुद्र में खुदाई करने वाली जो ड्रेजर मशीनें होती है उसके जरिए टापू को हटाया गया और गंगा की दो धाराओं को मिलाकर एक किया गया। लेकिन अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस कदम को पर्यावरण के खिलाफ अपराध करार दे दिया। सरकार की इस कोशिश को ठेके से भ्रष्टाचार और कमाई से जोड़ दिया, जबकि फैक्ट यह है कि 87 बीघा जमीन इस बार महाकुंभ नगर मेले में सबसे प्राइम जगह साबित होगी और कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को इससे बहुत सुविधा भी होने वाली। एक बार फिर से जरा योगी को सुनिए। मैं मान के चलता हूं कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और यही एवरेज लगाऊंगा 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी। अगर इसमें से कायाकल्प में लगते हैं तो सिटी डेवलपमेंट का जो मॉडल हम दे सकते हैं, मुझे लगता है उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि नदी को चैनलाइज करके नदी की आयु बढ़ाई जाती है, न कि उसके प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पर्यावरण इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन योगी को यह समझाना पड़ रहा है कि नदियों को चैनलाइज करने का सिस्टम क्या होता है और ड्रेजिंग के जरिए नदियों में जमने वाली सिल्ट को हटाने के फायदे क्या होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव इन बातों को समझते नहीं, लेकिन आरोप वाली जो राजनीति है उसके चक्कर में अक्सर वो कमजोर गेंद फेंक रहे हैं। असल में प्रयागराज में साधु संतों के साथ 50 करोड़ से ज्यादा सनातनियों के जुटान से राजनीति का जिस तरह की राजनीति को खतरा दिख रहा है, उसकी वजह से अखिलेश यादव परेशान है। जो तुष्टीकरण और जातिवाद के दो पहियों पर बढ़ने वाली राजनीति है वो एक तरीके से खतरे में दिखाई दे रही है। महाकुंभ में अब तक जितने राजनीतिक फ्लेवर दिखे हैं या जितने भी उससे जुड़े हुए पोस्टर दिखे हैं, उसकी थीम बिल्कुल स्पष्ट है और वो थीम है बटेंगे तो कटेंगे। और योगी का ये नारा अखिलेश के पीडीए के नारे की सबसे बड़ी काट साबित हो रहा है। इसलिए अखिलेश और उनका पूरा समाजवादी कुनबा महाकुंभ को लेकर अटपटे बयान देने में जुटा हुआ है। और इसी महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन भी होने जा रहा है, जिसमें देश भर के प्रमुख साधु संत शामिल होंगे। इसमें चारों पीठों के शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख भी शामिल होंगे और धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। यानी कि अगर देखिए तो महाकुंभ सनातनी एकता का सूत्रधार भी बन रहा है और इस मेगा इवेंट का यही मेगा इंपैक्ट अखिलेश यादव को बहुत परेशान कर रहा है। वे लोग हैं जो अपनी विरासत को भारत की विरासत के साथ जोड़ने की बजाय विदेशी आक्रांताओं की विरासत के साथ जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करते हैं और उसी का अनुसरण भी करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए उनको कुंभ का आयोजन अच्छा नहीं लगता, उनको अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता, उनको काशी की कायाकल्प अच्छी नहीं लगती, मथुरा। तो महाकुंभ को लेकर अखिलेश जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसकी दो और वजह। एक वजह भविष्य से जुड़ी हुई है और दूसरी इतिहास। तो पहली वजह समझिए। भविष्य यानी कि 2027 का विधानसभा चुनाव
अखिलेश की पॉलिटिक्स का टारगेट 2027 का चुनाव है। और जरा सोचिए कि हाई फाई डिजिटल महाकुंभ में पूरी व्यवस्था के बीच स्नान करने वाले जो यूपी के वोटर हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने मन में सीएम योगी आदित्यनाथ की कौन सी छवि लेकर अपने घर लौटेंगे, उसकी किस तरीके से चर्चा करेंगे और इसका चुनाव पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, यह सोचकर अखिलेश घबरा रहे हैं। इसीलिए महाकुंभ में खोज खोज कर कमियां निकाल रहे हैं। और दूसरी वजह जो इतिहास से जुड़ी हुई है, वो भी अखिलेश को डरा रहा है। अखिलेश की सत्ता में भी यूपी में कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन 2000 के उस कुंभ की हर कहानी अखिलेश को आज भी बैकफुट पर खड़ा कर देती। और अखिलेश यादव को यह पता है कि इन दोनों कुंभों के बीच में, इन दोनों महाकुंभों के आयोजन में एक कंपैरिजन जरूर होगा, एक उसकी तुलना जरूर होगी। और फिर याद किया जाएगा कि 2013 कुंभ के दौरान भगदड़ से लेकर के और पैसा न खर्च करने वाले तमाम तरह के आरोप लगे थे अखिलेश की सरकार पर। तब समाजवादी सरकार में सर्वा सर्वे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव एक वायरल वीडियो में कुंभ में भ्रष्टाचार की खुली छूट देने वाली कहानी सुनाते हुए देखे गए। 2013 के उस महाकुंभ को लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें पूरी सच्चाई सामने आ गई। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि अखिलेश सरकार को केंद्र की मनमोहन सरकार ने 800 करोड़ रुपए अलग से दिए कुंभ के आयोजन के लिए, लेकिन इस स्पेशल फंड का एक भी पैसा कुंभ में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि सरकार के दूसरे कामकाज में लगा दिया गया। 2013 के कुंभ के लिए अखिलेश यादव ने आजम खान को जब महाकुंभ में स्नान को लेकर सवाल किया जाता है तो उसे टाल जाते हैं। तो सनातन विरोधी आजम खान को कुंभ का प्रभारी बनाने वाले अखिलेश यादव आज वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री वाले बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। और महाकुंभ के बाद वक्फ का यह दूसरा मैदान है जहां बाबा उन्हें बोल्ड कर रहे हैं। वक्फ को लेकर अखिलेश की पॉलिटिक्स जरा देखिए। वक्फ बिल का विरोध करने के साथ साथ उनकी पार्टी संभल में वक्फ के फर्जी दस्तावेजों के साथ जो फेक नैरेटिव बनाया जा रहा था, उसके साथ भी खड़ी हुई दिखाई दी। वक्फ बिल के खिलाफ कट्टरपंथियों के जलसों का समर्थन किया उनकी पार्टी ने। महाकुंभ की जमीन को कट्टरपंथियों ने जब वक्फ की जमीन बता दी, तब भी अखिलेश की पार्टी के नेताओं ने वक्फ की तारीफ की और ये कहा कि सनातन के आयोजन के लिए जमीन देने का जो वक्फ का फैसला है, वो बहुत बड़े दिल वाला फैसला है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि उनकी सरकार वक्फ के नाम पर कब्जा की गई एक एक इंच जमीन को वापस लेगी। योगी वक्फ बोर्ड को भूमाफिया का सबसे बड़ा बोर्ड बता रहे हैं। और जैसे माफियाओं के चंगुल से आजाद कराई गई जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों के लिए मकान बनाए, उसी तर्ज पर योगी वक्फ के कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाने का दम भर रहे हैं। तो महाकुंभ और वक्फ दोनों ही पिच पर अखिलेश की पॉलिटिक्स चल नहीं पा रहे। और अब जरा तीसरे मोर्चे पर भी योगी के सामने अखिलेश का हाल देख लीजिए। योगी सरकार का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी संभल में पत्थरबाजों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी हो गई। सर्वे टीम पर पत्थरबाजी करने वालों को शांति दूत और पत्थर सीने पर खाने वाले पुलिसकर्मियों को हत्यारा करार दिया। बिजली चोरी के आरोप में जब उनके सांसद वर्ग पर केस दर्ज हुआ, तो भी पूरा समाजवादी कुनवा वर्ग के बचाव में उतर आया। संभल में अखिलेश पूरी तरीके से कट्टरपंथियों की हौसला अफजाई में लगे रहे, लेकिन जवाब में योगी ने पूरा जोर लगा दिया। चुन चुन कर संभल के हर पत्थरबाज, हर गोलीबाज को योगी की पुलिस पकड़ रही है और वहां सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी खोल रही है। और यही नहीं, अब योगी ने यह भी कह दिया है कि संभल के घाव की पूरी सर्जरी के लिए 1978 दंगों की फाइल अगर खोलने की जरूरत पड़ी तो उसे खोलने से भी वो पीछे नहीं हटे। तो देश का मूड मीटर में अब वक्त है हमारी खास पेशकश महाकुंभ की महागाथा का। और आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि नागा साधु बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसका जो पूरा रास्ता है, वो कितना मुश्किल होता है।
तो प्रयागराज महाकुंभ में नागा सन्यासियों के 13 में से 10 अखाड़ों का नगर प्रवेश हो चुका है। महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ से पहले नए नागाओं की दीक्षा को लेकर इन अखाड़ों में हलचल भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महाकुंभ में नागा दीक्षा की पहली तारीख और समय दोनों तय हो चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में नागाओं की जो पहली दीक्षा है वो 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति को होगी और वक्त होगा शाम 4:05। नागाओं के रहस्य लोक का हिस्सा बनने के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा। 6 अखाड़ों में से 10,000 से ज्यादा नामों का रजिस्ट्रेशन नागा दीक्षा के लिए दर्ज हो चुका है। और महाकुंभ नागा सीरीज में आज मैं नागा दीक्षा के उसी सीक्रेट कोड को डिकोड करने वाला हूं जिसे नागाओं के अखाड़े और उनके दीक्षा गुरु गुप्त रखते हैं। इस सीक्रेट कोड में नागा दीक्षा लेने वाले लोगों के लिए होने वाली उन मुश्किल परीक्षाओं का भी जिक्र है जिसे पूरा किए बिना नागा की उपाधि नहीं मिलती। यह वो सीक्रेट कोड है जिसकी जानकारी होने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि देह पर राख या भभूत मल लेने वाला हर साधु नागा नहीं होता। जिन छोटे बच्चों और बुजुर्गों की पहचान नागा के तौर पर कराई जाती है, एक तरीके से उन्होंने तो अपनी परीक्षा की अभी शुरुआत ही की, उन्होंने एंट्री ही भर ली। उन्हें नागा बनने के लिए अभी सालों का सफर तय करना है और कई मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना है, कई अग्नि परीक्षाएं देनी। दरअसल दुनिया नागा रहस्य से अपरिचित रहे, अनजान रहे, इसीलिए नागा दीक्षा यानी कि नागा परंपरा में एडमिशन लेने के रहस्यों को जानबूझकर हमेशा से छिपाया जाता रहा। नागा दीक्षा के उन रहस्यों को आज आपके सामने मैं विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले नागा दीक्षा के बाद होने वाली सबसे पहली परीक्षा के बारे में जरा जान लीजिए। तो ये पहला लेकिन बहुत कठिन परीक्षा ये होती है, वो है 3200 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा, जिसे पैदल और नंगे पैर पूरा करना होता है। इस परिक्रमा को 3 साल 13 महीने और 13 दिन में पूरा करने का विधान है, यानी कि कुल 1503 दिनों में इस परिक्रमा को पूरा करना होता है। और इस दौरान दिन में सिर्फ एक वक्त का भोजन करना होता है और जमीन पर सोना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और हर मौसम में दिगंबर ही रहना होता है, यानी बिना कपड़ों के रहना होता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और गुजरात के भरूच में अरब सागर में गिरती है। अमरकंटक से शुरू हुई यह पैदल यात्रा भरूच तक जाकर फिर अमरकंटक के दूसरे किनारे पर जब पहुंचती है तब यात्रा खत्म होती है। यानी कि नदी के एक किनारे से यात्रा शुरू करके जहां नदी खत्म होती है वहां तक जाना होता है और फिर उसके दूसरे किनारे से शुरू होकर और फिर जहां से नदी का उद्गम है वहां तक आना होता है। और ये इस तरीके से एक बहुत लंबी और बहुत ही कठोर यात्रा होती है। इस पहली परीक्षा में ही कई लोग नागा बनने का विचार त्याग देते हैं, क्योंकि यह बेहद मुश्किल है और जो इसमें सफल होते हैं उन्हें अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। नागा बनने की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं उनसे परीक्षा क्यों ली जाती है, उसका रहस्य भी आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अखाड़ा परिषद के प्रमुख रविंद्र पुरी जो कह रहे हैं, एक बार जरा आपको वो सुनना चाहिए। जितने भी हमारे नागा सन्यासी हैं, ये आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, नर्मदा खंड ये मध्य प्रदेश में है। 3200 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जो 3 साल में पूर्ण हो जाती है। हमारे नागा सन्यासी नर्मदा परिक्रमा करते हैं, साक्षात मां भगवती के दर्शन करते हैं। उन पे हर समय देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो दिगंबर अवस्था में है। तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि नागा दीक्षा के तुरंत बाद होने वाली नर्मदा परिक्रमा की जो परीक्षा है, नागा सन्यासियों को अपने जीवन में कई बार करनी होती है और हर बार उसके नियम और कठिन होते चले जाते हैं। लेकिन नर्मदा नदी की परिक्रमा क्यों, दूसरी नदियों की परिक्रमा क्यों नहीं? और इसी में छिपा है
नागा दीक्षा का पहला सीक्रेट कोड। आपने कहावत सुनी होगी कि नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर है, और नागा दीक्षा की पहली परीक्षा में पल पल उन्हें यह अनुभव करना होता है। नर्मदा की 3200 किलोमीटर लंबी परिक्रमा को अरबों खरबों शिवलिंग की परिक्रमा का अनुष्ठान माना जाता है, उनकी पूजा मानी जाती है। और जिस तरह हम मंदिरों में शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, नर्मदा परिक्रमा नागा साधुओं के लिए उसी का एक विराट रूप। महाकुंभ में नागा दीक्षा लेने वालों के लिए इसे पहली गुरु दक्षिणा की तरह भी माना जाता है, क्योंकि इससे आदि शंकराचार्य का भी इतिहास जुड़ता है, जिन्होंने 8वीं सदी में नागा अखाड़ों की नींव डाली और सनातन की रक्षा के लिए देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य को अपने गुरु गोविंद भगवत पाद नर्मदा किनारे ही मिले, जब वो सिर्फ 8 साल की उम्र में केरल में अपना घर बार छोड़कर मध्य प्रदेश की तरफ आए थे। तब उनकी नर्मदा के तट पर ही अपने गुरु से मुलाकात हुई। नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर में भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, और गोविंद भगवत पाद ने आदि शंकराचार्य को यही दीक्षा दी, और शंकराचार्य ने यही 4 साल रहकर वेद और वेदांगों का अध्ययन किया, और 12 साल की उम्र में सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए निकल पड़े थे देश भर की यात्रा पर। और तब उन्होंने नागाओं के अखाड़े बनाए, और तभी से परंपरा बना दी कि नागाओं को नर्मदा नदी की परिक्रमा हर हाल में करनी। 7 शैव अखाड़े इस नियम का आज भी पालन करते हैं। नागा दीक्षा लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उन्हें इसके बारे में बताया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आप इसे निभा पाएंगे। अब नागा दीक्षा का दूसरा सीक्रेट कोड भी जान लीजिए। आदि शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था, इसलिए नागा दीक्षा के लिए अखाड़े में एंट्री की न्यूनतम जो उम्र है वो 8 साल तय, लेकिन उसके लिए गुरु का आदेश अनिवार्य है। लेकिन नागा दीक्षा के लिए सिर्फ उम्र ही पैमाना नहीं है। नागा दीक्षा लेने वालों को तुरंत नागा नहीं बनाया जाता। इस दीक्षा के बाद अखाड़े में उनकी कई तरह की परीक्षाएं और कठोर अभ्यास के बाद जाकर वो नागा बन पाते हैं। और इसमें पहले उन्हें ब्रह्मचारी का दर्जा मिलता है, जिसमें उन्हें गुरु की सेवा में लगाया जाता है। इसमें 3 साल से लेकर 12 साल तक का समय लग सकता है। उसके बाद उन्हें ब्रह्मचारी का दर्जा मिलता है, और ब्रह्मचारी के बाद महापुरुष का दर्जा आता है। इसमें 6 साल से 12 साल तक का समय लगता है, और महापुरुष की परीक्षा पास करने के बाद अवधूत का दर्जा मिलता है, और उसके बाद परमहंस, और आखिर में पूर्ण नागा की उपाधि मिलती है। तो यह था नागा दीक्षा का वो रहस्य जिसे आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान के दिन जब नागाओं की दीक्षा की तस्वीरें आपके सामने आएंगी, तो ये सारे रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं रहेंगे। अलग अलग अखाड़ों में धर्म ध्वजा के नीचे उस दिन नागा दीक्षा होगी, जहां आदि गुरु शंकराचार्य और उनकी चरण पादुका को साक्षी मानकर 10,000 से ज्यादा लोग नागा दीक्षा लें। तो आज की महाकुंभ की महागाथा सीरीज में इतना ही, और अब से